हेलो बच्चों, आज कक्षा 11 का पाठ 5 पढ़ेंगे, गलता लोहा। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी की यह कहानी एक ऐसे प्रतिभाशाली ब्राह्मण बालक की है जिसकी प्रतिभा को उसके जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों ने छीन लिया और बहुत प्रतिभावान था, लेकिन उसके जीवन में जो परिस्थितियां थी वो बड़ी अजीब सी हो गई, जिसकी वजह से उसका जितना भी हुनर था वो खत्म हो गया। दूसरा, यह कहानी हमारे समाज में फैली जातिगत विभाजन को भी उजागर करती है, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के लोगों का शिल्पकार वर्ग के लोगों के बीच उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। यहाँ जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 मुद्दों पर बात उठाई गई है। उसके ऊपर बेस ये कहानी है। पहला, कि हमारे पास कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, पर हमें अगर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होंगी तो हम अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर सकते, उसका विकास नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये जो हमारे यहाँ जाति विभाजन कर दिया गया है, ये बड़ा खराब है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के साथ बैठ करके मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ये कहानी कब की है? पुरानी कहानी है, पुराने समय की, जिस समय ये जाति व्यवस्था जो है वो अपने चरम पर थी। और एक बच्चा जो है, जो उच्च कुल का है, जिसको कि बहुत और मेधावी भी है, उसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती हैं और वो बिना किसी परिस्थिति का ध्यान रखे हुए, बिना किसी ऊंच नीच का ध्यान रखे हुए वो परिवर्तित हो जाता है एक छोटा काम करने में, जिसको समाज छोटा मानता है, उसको वो बड़ी सुगढ़ता से कर पाता, और वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां उसके लिए मान सम्मान सब बेईमानी हो जाता है। कई बार इंसान इतना ज्यादा अपने कला और हुनर में घुल मिल जाता है कि उसको बाकी कुछ नहीं दिखता। लोग क्या करते हैं? जाति के नाम पे झूठा भाईचारा दिखाते हैं। अरे हम तुम पंडित, हम दोनों दोस्त, हम भाई, है ना। हम जो है वो मुसलमान, तो हम भाई। लेकिन ये भाईचारा सच्चा भाईचारा नहीं, ये झूठा भाईचारा क्या हुआ? तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कुल के हो, अगर मेरा तुमसे कोई कनेक्शन है, कोई प्रेम है, तो हम भाई हो गए। हमें किसी जाति धर्म के ठप्पे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसी भाईचारे को दिखाया गया है। तो यहाँ आपको 3 बातों पर आधारित ये कहानी है। इन्हीं 3 बातों पर आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे आपके। पहला है, जातिगत विभिन्नता जो है एक समय आने पर बेईमानी हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा, परिस्थितियां एक बहुत ही टैलेंटेड मनुष्य को भी एक खराब स्थिति में लाके खड़ा कर देती हैं। वो अपने प्रतिभा का पूरा फायदा, लाभ नहीं उठा पाता। तीसरा, झूठा भाईचारा से ज़्यादा अच्छा होता है सच्चा भाईचारा, जिसमें कोई भेदभाव, लिंग, धर्म, कुल काम नहीं करता। और यहाँ जो कहानी है, गलता लोहा कब गलता है बच्चों? अगर लोहे को गलाना आप चाहें तो लोहे को बहुत गर्म करना पड़ता है। मतलब वो जो उसका हीटिंग टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के लोहा गलता है। लोहा सबसे मजबूत धातु मानी जाती है। तो एक लोहा, ऐसी परिस्थितियां आ गई कि एक लोहा भी गल करके, पिघल करके एक नया आकार ले रहा है। ये कहानी का वो पीक है, ये क्लाइमैक्स है उस कहानी का, कि एक लोहा जिसको कि पिघलाना मुश्किल था, वो भी आज पिघल करके एक नया आकार ले रहा है। मतलब एक मनुष्य जो इतना प्रतिभावान था, जिसको कि कुछ पता नहीं कहाँ पहुँचना चाहिए था, आज वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन बाकी सारे उसके जितने भी जीवन में परिस्थितियाँ थी उस सबको उसने पार कर लिया, छोड़ दिया, और वो एक अलग ही काम करने लगा। उसमें उसने अपनी दक्षता दिखाई, यानी वो लोहा पिघल करके एक नया सुंदर आकार ले रहा है। यही कहानी का गलता लोहा शीर्षक उपयुक्त है। अभी देखते हैं। ये बात पुराने समय की है, लेकिन इस कहानी का नायक ब्राह्मण बालक मोहन जातीय आधार पर बनाए गए इन भेदभावों को भुलाकर लोहे के ऑफर में लोहे को गलाकर उसे एक नया आकार देने की कोशिश करता है। इसमें मोहन एक नायक है कहानी का, जो कि जातीय आधार पर बनाया जो भेदभाव है उसको ध्यान नहीं रखता और लोहे के ऑफर पर बैठ करके लोहे को नया आकार देने की कोशिश करता है, यानी लोहार का काम करता है, जो उस समय के हिसाब से ब्राह्मण पुत्र के लिए नियम के विरुद्ध था। ब्राह्मण को तो पंडित वाला काम करना था, ये तो गलत बात थी, ये गलत काम कर रहा था। अब ऑफर, आप पूछेंगे क्या होता है? तो ऑफर होता है भट्टी, जिस भट्टी में लोहे को जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ऑफर वह जगह होती है जहाँ आपकी भट्टी में लोहे को गलाकर उसको अनेक तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं, यानी लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को ऑफर कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ऑफर, धोकनी, इस तरह के शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपसे पैराग्राफ देकर के अर्थ में पूछे जा सकते हैं। अब
कहानी की शुरुआत कैसे होती है? कहानी की शुरुआत देख करते हैं शेखर जोशी जी कहते हैं कि मोहन एक गरीब ब्राह्मण बालक है। मोहन ब्राह्मण कुल का बालक है लेकिन गरीब है। अगर बच्चों आपको पता हो तो हमारे पुराने समय में जाति धर्म में हमें 4 जातियों में विभाजित कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंचे ब्राह्मण, उसके बाद वो क्या काम करते हैं, उनको कहा गया आप पढ़ाई लिखाई और पंडित का काम करो, पूजा पाठ का। क्षत्रिय आप सबकी देखभाल करो, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखो। वैश्य आप बिजनेस करो और सब काम धाम देखो। शूद्र आप सफाई वगैरह देखो। ये जो विभाजन था बच्चों, ये कहाँ किया गया था? लोगों को काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक समाज को एक फॉर्मेट में चलाने के लिए हमें कुछ काम बांटने पड़ते हैं, तो काम बांटे गए थे। उसको हमारे ये जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने या अपने फायदे के लिए पंडितों ने अपने आप को उच्च कुल बता दिया और शूद्र को सबसे निम्न कुल बता दिया। और ये प्रथा तब से अब तक चली आ रही है। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो उच्च जाति हो गए और शूद्र लोग जो है वो बिल्कुल निम्न जाति, उनको लोग दूर से छूते नहीं है। मतलब जो इंसान सफाई करता है आपके लिए, हम उसको अछूत मान लेते हैं कि तुम तो गंदे हो, गंदा काम करते हो। गंदे हो या तो तुम सबसे अच्छे हो कि तुमने हमें साफ किया। तो ये हमारे समाज की विडंबना रही है। अभी वो बालक ब्राह्मण था लेकिन गरीब था, जिसके पिता वंशीधर पुरोहित ताई या पंडितगिरी का काम करके अपना घर चलाते। पिताजी पंडित थे, वो पंडिताई करते थे, जगह जगह जाके कथा कहते थे और घर चलाते थे। लेकिन समय के साथ अब वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, इसलिए अब दिन प्रतिदिन उनके लिए पुरोहिताई का काम करना मुश्किल होता जा रहा था। अब वो बूढ़े हो गए थे तो अब मुश्किल था। एक दिन वंशीधर को गणनाथ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रपीठ यानी भोले शंकर की आराधना करनी थी। अभी इनको एक बार अपने किसी यजमान के यहाँ जाना था और शंकर भगवान का वो रुद्राभिषेक कुछ कराना होगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। 2 मील इनको सीधा चढ़ करके जाना था, जो इस अवस्था में उनके बस की बात नहीं थी। अब वो बूढ़े थे तो वो ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुराने यजमान होने की वजह से वे मना भी नहीं कर पाए। इसीलिए वो उम्मीद से मोहन को ये बताते हैं कि शायद ये जाकर के चंद्रदत्त के यहाँ रुद्रपाठ कराएगा। अब वो अपने बेटे को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाओ। लेकिन मोहन को इस तरह की पूजा पाठ के अनुष्ठान का कोई अनुभव नहीं था। उसने तो बेचारे ने कभी नहीं किया, वो छोटा बच्चा था। इसीलिए उसने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी हसुआ यानी घास काटने की दराती उठाकर खेतों के किनारे उगी आई कांटेदार झाड़ियों को काटने निकल पड़ा। लेकिन दराती की धार खत्म हो चुकी थी। अब वो जो था, उसने पिताजी की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको ये सब कुछ आता नहीं था, उसने कभी किया नहीं था। तो उसने अपने खेती का काम करने के लिए अपनी दराती उठाई और चला। अब वो घास काटना चाहता था पर वो कट नहीं रही थी, क्योंकि उसकी धार, शार्पनेस उसकी खत्म हो गई थी। दराती में धार लगाने के उद्देश्य से वह अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर पर पहुंच गया। अब वो सोचा चलो इसको तेज कर लेते हैं, तो वो लेकर के ऑफर पे चला गया अपने दोस्त के पास। वो ऑफर उसके दोस्त का था, धनराम का। और तो उसके पास गया कि इसमें मैं धार लगवा लेता हूँ। धनराम उस समय अपने ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। वो अपना औजार बना रहा था। मोहन वहीं पर कनस्तर पर बैठकर धनराम को काम करते ध्यान से देखने लगा। अब मोहन बैठ करके उसका काम करता हुआ उसको देखने लगा। चूंकि बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मास्टर त्रिलोकी सिंह दोनों को ही पढ़ाते थे, इसीलिए मोहन ने धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने मोहन को मास्टर त्रिलोक सिंह के गुजर जाने के बारे में बताया। इसके बाद दोनों दोस्त पुरानी बातें याद करने लगे। अब दोनों, वो जहाँ के वहाँ बैठा, फिर उसने पूछा और वो हमारे मास्टर जी कैसे हैं त्रिलोकी जी? तो उसने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, धनराम ने बताया। और ये दोनों आपस में बातें कर रहे, क्योंकि ये पुराने मित्र थे, स्कूल में साथ में पढ़ते थे। स्कूल के सभी बच्चे मास्टर त्रिलोकी सिंह से बहुत डरते थे। अब पुराने स्कूल की बात कर रहे हैं कि वो त्रिलोकी मास्टर थे, उनसे सब बच्चे बहुत डरते थे। लेकिन पूरी क्लास में मोहन मास्टर जी सबसे चहेताशिर था। लेकिन मोहन जो था वो उनका सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। क्यों था? पढ़ाई में अच्छा था, तेज था। वो पढ़ाई की चीज साथ साथ हर चीज में अव्वल रहता। मोहन जो था वो सब चीजों में तेज था। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो केवल पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो हर काम में अच्छे होते हैं। वो सब काम कर देते हैं, वो टीचर का भी आधे से ज्यादा काम निपटा देते हैं। और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं। उन्होंने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया हुआ, तो उस मोहन को पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था, स्कूल हेड बना दिया होगा, हेड बॉय। मास्टर साहब को मोहन से बहुत उम्मीद है। मास्टर साहब मोहन के लिए से बहुत उम्मीद करते थे। उनको लगता था मोहन कुछ करके दिखाएगा।
ये कहते थे कि ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा काम अवश्य करेगा। भले ही किसी का सवाल जवाब पूरी कक्षा में किसी बच्चे को ना आए, मगर मोहन उस सवाल का जवाब देकर के मास्टर जी को संतुष्ट कर देता था। कोई भी प्रश्न पूछो, चाहे कोई जवाब ना दे, लेकिन मोहन जो है वो बराबर जवाब दे देता था, तो वो बहुत खुश होते थे। अगर मास्टर जी किसी बच्चे को डंडा मारने व कान खींचने की सजा देते तो वो ये काम मोहन से करवाते थे। अभी जो वो तेज बच्चा था तो उससे कहते थे जाओ चलो इसकी पिटाई करो, इसको कुछ नहीं आता, तो ये मोहन से पिटाने का काम भी करते थे, पिटाई करना आने का। उन सभी बच्चों में धनराम भी एक था, जिसने मास्टर जी के कहने पर मोहन से कई बार मार खाई है। अब धनराम बेचारा लोहार का बेटा जो था उसने भी कई बार मोहन से मार खाई होगी, क्योंकि डॉक्टर मास्टर ने कहा होगा इसने काम नहीं किया, मोहन जरा इसको एक लगाओ तो। लेकिन धनराम इसका कभी बुरा नहीं मानता था, और कई बार इस चक्कर में बच्चों की आपस में दुश्मनी हो जाती है, और बेचारे जो बच्चे जिनसे कहा जाता है मारो, वो भी कुछ नहीं कर पाते, टीचर को मना नहीं कर पाते कि कैसे मना कर दें। लेकिन धनराम, क्योंकि वो छोटी जात का था, वो अपने आप को कमज़ोर और हीन समझता था, उसने कभी बुरा नहीं माना। धनराम पढ़ने में शुरू से ही बहुत कमज़ोर था। एक बार मास्टर जी ने उससे 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा। पहाड़ा टेबल, उन्होंने कहा 13 की टेबल सुनाओ, लेकिन उसे वो पूरा नहीं सुना पाया। इसके बाद मास्टर जी ने उसकी डंडे से खूब पिटाई करी, और स्कूल का नियम था कि जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा लाना पड़ता था। मतलब मास्टर जी कहते हैं जाओ डंडा तोड़ के लाओ, नीम की डंडी तोड़ के लाओ, उसी से आज तुम्हारी मार पड़ेगी। तो अपने आप अपने लिए डंडा लेकर आना पड़ता था, और उससे उसकी मार पड़ती थी। ये सब बचपन की बातें हैं उनकी, जो वो याद कर रहे हैं, यहाँ पे लेखक बता रहा है। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम के पिता ने उसे ऑफर पर काम सिखाना शुरू कर दिया। अभी धनराम क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, तो उसके पिताजी ने उसको कहा तुम अब ऑफर पर बैठो और काम सीखो। और पिता गंगाराम की मृत्यु होने के बाद धनराम ने अपना पारिवारिक काम संभाल लिया। अब पिता की मृत्यु हो गई धनराम के किसी कारण से, और अब उसको अपने घर का ये जो काम था ऑफर पे बैठने वाला लोहार का, वो काम इसको संभालना पड़ा। पहले के समय में बच्चों, अगर लोहार है तो लोहार के बेटे को लोहार बनना पड़ता था, सुनार के बेटे को सुनार बनना पड़ता था, ब्राह्मण के बेटे को पंडिताई करनी पड़ती थी। पहले धर्म के साथ साथ पेशा बदलने की अनुमति नहीं थी, पहले उसको गलत माना है। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज रिक्शा चलाने वाले का लड़का भी जो है वो कुछ भी कलेक्टर बन सकता है, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्यों? अगर हुनर होना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हमने धर्म के साथ साथ लोगों को जातियों में बांट दिया था। प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद मोहन को छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, नाम याद रखेंगे। छात्रवृत्ति मतलब स्कूल से पढ़ने के लिए कुछ अनुदान मिलना, स्कॉलरशिप, जिससे मोहन के पिता का हौसला बढ़ गया। अब मोहन को हाई स्कूल जब उसने पास कर लिया, प्राइमरी पास कर लिया, प्राइमरी मतलब 5वीं 8वीं तक पास कर लिया, तब उसको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी, पैसे मिलने लगे। तब मोहन के पिता को बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने सोचा मोहन को बड़ा आदमी बनाए, और उनका ये सपना देखने लगे। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मोहन को एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। अब उन्होंने वो स्कूल तो छोटा पाठशाला था गाँव का, उन्होंने बड़े स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया कि अब तो पैसे भी मिलते हैं, चलो इसको पढ़ाते हैं। चूंकि नया स्कूल घर से 4 मील दूर था, 2 मील की सीधी चढ़ाई और नदी पार करके मोहन को स्कूल पहुंचना होता था। 4 मील दूर था, यानी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वो चल के जाता होगा। और कैसी पढ़ाई था? सीधी चढ़ाई, चढ़ करके, पहाड़ी रास्ता होगा, बीच में कोई पहाड़ बरसाती नदी भी जाती थी। और जब दिनों नदी में पानी में उफान होता तो मोहन को स्कूल पहुंचने में काफ़ी थी। कई बार पहाड़ी नदियों में क्या होता है, जब गर्मी होती तो नदियों में पानी आ जाता है, जब ठंड होती तो नदियाँ सूख जाती हैं। तो मोहन को वो नदी पार करनी पड़ती थी, तो कई बार उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक बार मोहन उस उफनाई नदी को पार करने में डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से बचकर घर पहुंचा था। एक बार वो जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें पैर उसका स्लिप हुआ और डूबते डूबते बचा था। इस बार बड़ी मुश्किल से वो घर आया। इसके बाद बंशीधर अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। अब पंडित जी को चिंता है, बोले नहीं भाई इतनी दूर हम नहीं भेजेंगे। लेकिन लेखक आगे कहते हैं कि एक बार उनका ही बिरादरी का एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक रमेश लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया। रमेश जब मोहन के पिता से मिला तो मोहन के पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई के संबंध में उसकी चिंता प्रकट करी। रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दें, ताकि वे वहां रह करके अच्छे से पढ़ाई पूरी कर सके। हालांकि मोहन लखनऊ जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसे झुकना पड़ा और रमेश के साथ लखनऊ चला गया। अभी कोई रिश्तेदार था जान पहचान का। पहले के समय में बच्चों गाँव में कोई थोड़ा भी दूरदार के रिश्ते वाला होता था तो वो एक दूसरे की मदद करने का रिवाज था। आजकल तो पड़ोसी और अपने सगे भाई बहन भी किसी की मदद नहीं करते। तो वो आया होगा मिलने रमेश,
तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं लखनऊ ले जाता हूँ, वहाँ इसकी पढ़ाई करा दूंगा। अब पिताजी बड़े खुश हो गए, उन्होंने हाँ हाँ ले जाओ। उनको लगा शहर में पढ़ेगा हमारा लड़का। मोहन नहीं चाहता था जाना, लेकिन फिर भी पिता की मर्जी के कारण उसको जाना पड़ा। बस यहीं से मोहन के जीवन बदल गया, यही उसका टर्निंग पॉइंट था। उसका जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल गया। क्या हुआ, लखनऊ में रमेश और उसके परिवार वालों के लिए एक मामूली घरेलू नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। अब जब वो लखनऊ पहुंचा तो मोहन की हैसियत उस घर में, जिस रमेश के घर में, एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। मतलब वो यहाँ से उसको काम करवाने के लिए ले गया था, पढ़ाने के लिए नहीं ले गया था, अपने फ़ायदे के लिए। चलो इसको मैं रखूँगा और इससे सारे काम करवाऊँगा अपने। तो उसको एक नौकर की तरह वो वहाँ रखता था। सारे कामकाज करना अब उसकी ही जिम्मेदारी बन गई थी। इसके अलावा आस पड़ोस की महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता, वो भी अक्सर उससे काम करवाती। और जो आसपास की औरतें थीं वो भी मोहन से अपना काम करवाती थीं। मतलब रमेश का भी काम करता और आस पड़ोस की औरतों का भी सारा काम करता था वो। इन सब कामों से बेहद के बाद मोहन के पास पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता। गांव के एक मेधावी छात्र शहर जाकर एक मामूली घरेलू नौकर बनकर जीवन जीने लगा। मतलब एक इतना मेधावी छात्र जो स्कूल में पहले सबसे ऊपर था, स्कूल का मॉनिटर बनाया था उसको, वो शहर जाकर के बिल्कुल बेकार हो गया और क्या करने लगा, एक घरेलू नौकर का सा काम करने लग गया। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद रमेश ने उसे आगे पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक तकनीकी स्कूल में करवा दिया। 8वीं की पढ़ाई खत्म हुई तो बजाय और आगे 9वीं क्लास में उसका दाखिला कराता, एक तकनीकी स्कूल में करा दिया। जैसे ये होते हैं ना बच्चों, ITI वगैरह होते हैं, जहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहाँ उन्होंने कहीं करा दिया कि चलो कुछ प्लम्बर का, मैकेनिक का ऐसा कोई काम सीख लेगा। उसके बाद नौकरी के लिए फैक्ट्री और कारखानों के चक्कर लगाने लगा। जहाँ वह 1.5 वर्ष तक पढ़ाई की। अब उस टेक्निकल कॉलेज में उसने 1.5 साल तक पढ़ाई करी, फिर वो नौकरी के लिए फैक्ट्रियों और कारखानों में चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई थी उससे क्या बन सकता था, वो मैकेनिक। इससे ज़्यादा तो कुछ बने, अफसर तो बन नहीं सकता था, क्योंकि उसको पढ़ाई आगे कराई नहीं। इधर पंडित वंशीधर सोच रहे थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर घर लौटेगा। अब पिता को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है उन बच्चे के साथ। लेकिन एक दिन जब उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुख आया। एक दिन जब उनको सच पता चला तो उनको बहुत तकलीफ हुई। पहले बच्चों फ़ोन और कुछ तो था नहीं, कैसे खबर मिलती अपने बच्चे की। ना बच्चा पिता को बता सकता था, ना बाप अपने बच्चे का पता कर सकता था। एक दिन धनराम ने भी जब पंडित वंशीधर से बातों ही बातों में मोहन की नौकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है। एक दिन धनराम, यानी जो दोस्त था ये लोहार, इसने उनसे पंडित जी से पूछा, पंडित जी मोहन क्या कर रहा है? तो उन्होंने झूठ बोल दिया और कहा कि वो सेक्रेटेरिएट में, यानी सचिवालय में सरकारी नौकरी कर रहा है। शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने उसकी इस बात पर सहज ही यकीन कर लिया। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि वो तो था ही इतना टैलेंटेड। तो उसको लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे होंगे और उसकी नौकरी कहीं बड़े ऊंचे ओहदे पर सरकारी नौकरी लग गई होगी। दोनों दोस्त मिलकर बहुत देर तक मास्टर त्रिलोकी सिंह और स्कूल के अन्य साथियों की बात करते रहे। अब वापस वो कहानी में आ जाते हैं प्रेजेंट में, और वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत देर तक त्रिलोकी मास्टर की बातचीत करी और स्कूल के अन्य साथियों की बात करते रहे। इस बीच धनराम ने मोहन की दराती की धार को तेज कर दिया। अभी वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, टीचर की और बच्चों की। तब तक मोहन ने क्या किया, धनराम ने क्या किया, उसकी दराती में धार बना दी और मोहन को दे दी। लेकिन मोहन दराती को पकड़कर काफी देर तक उसके पास बैठा रहा। अब दराती में धार तो रख ली, पर मोहन वहां से गया नहीं। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा। ऐसा लगा मानो जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। वो कहीं जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको खेत पे काम करना नहीं था, पंडिताई करनी नहीं थी, तो उसका मन नहीं लग रहा था, तो वहीं बैठा रहा। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण जाति के लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के साथ उठना बैठना उचित नहीं माना जाता। गाँव में क्या होता है, ऊंच नीच का बहुत ज्यादा है, तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो ऐसे छोटे लोगों के साथ, शिल्पकारों के साथ या काम करने वाले लोगों के साथ बैठते नहीं हैं, उनके साथ उचित नहीं माना जाता। लेकिन मोहन धनराम के ऑफर पर काफी देर तक बैठे उसके काम को ध्यान से देखता रहा। धनराम अपना औजार बनाता रहा लोहे का, और वो जो है वो उसको देखता रहा। इस बीच धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने की कोशिश करने लगा। तभी धनराम जो था वो एक मोटा सा लोहे की छड़ ले आया और उसको गोल आकार देने लगा। मतलब लंबी छड़ को रिंग बनाने लग गया। और काफी कोशिश करने लगा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वो लोहे की छड़ को उचित आकार नहीं दे पा रहा था। मोहन काफी देर तक उसके काम को देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना संकोच त्यागा और एक हाथ में धनराम के
साथ हाथ से लोहे की छड़ लेकर दूसरे हाथ से उस पर हथौड़े की चोट करने लगा। अभी मोहन ये काम करते हुए उसको देख रहा था और फिर अचानक उसने अपना संकोच छोड़ दिया और धनराम के हाथ से वो छड़ ले ली और उसने एक हाथ में छड़ पकड़ी और एक हाथ से हथौड़े से उस गर्म छड़ को ठोकर मारने लगा, चोट पहुंचाने लगा। बीच बीच में वह छड़ी को भट्टी में गर्म करता, बीच बीच में वो भट्टी में गर्म करता, फिर हथौड़े से मारता, फिर गर्म करता, फिर हथौड़े से मारता और उसको आकार देने की कोशिश करने लगा। बहुत जल्दी उसने छड़ को गोल आकार दे दिया और उसने उसका गोल बना दिया। धनराम, आप सोचिए, लोहार था, लोहार का बेटा था, रोज काम करता था, पर वो नहीं कर पा रहा था और मोहन ने ये कर दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि धनराम मोहन से कुछ कह ना सका। अब मोहन ने फटाक से उसके हाथ से लिया और काम शुरू कर दिया, तो धनराम उसको कुछ मना नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कह पाया और मोहन को देखता रह गया। और वो मोहन को आश्चर्यचकित देखता रहा कि ये एक पंडित का बेटा है जिसने कभी कोई काम ऐसा किया नहीं लोहार का, और इसने कर दिया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक पुरोहित खानदान का लड़का उसकी लोहे की भट्टी में बैठकर बड़े ही कुशलतापूर्वक काम कर रहा है। एक तो पहला आश्चर्य क्या हुआ कि एक तो पुरोहित का बेटा और यहाँ मेरी भट्टी में बैठा हुआ है, और दूसरा आश्चर्य क्या हुआ कि जिसने कभी ये काम ना किया हो उसने इतना बढ़िया गोल छड़ से गोल रिंग बना दिया। वह अपने बनाए हुए, लेकिन मोहन को तो जैसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मोहन के ऊपर कोई फर्क नहीं था कि वो पुरोहित का बेटा है कि किसका बेटा है, किस जाति का, किस धर्म का है। उसको बस वो काम करने में मजा आ रहा था। उसने बहुत सुंदर वो आकार दे दिया। वह अपने बनाए हुए लोहे के छल्ले को बारीकी से, वो जब बन गया तो उसको ध्यान से दूर से देख रहा है, ध्यान से कि कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं टेढ़ा तो नहीं है। तभी धनराम की तरफ देखा। फिर उसने जब बन गया तो उसने धनराम की तरफ देखा, बोलो बताओ ठीक है ना, और जैसे उससे पूछना चाह रहा है कैसा बना है। धनराम की आंखों में अपने लिए मौन प्रशंसा देखकर मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक है। अब धनराम जो था वो, उसने आंखों में उसकी तारीफ करी। क्या बनाया तुमने है, उसकी आंख में जब इसने चमक देखी, अपनी तारीफ देखी, प्रशंसा देखी, तो मोहन की आंखें चमक उठी। वो बड़ा खुश हुआ कि इसने मेरी तारीफ करी, एक लोहार ने मेरी तारीफ करी। लेकिन उस चमक में ना तो कोई स्पर्धा थी और ना ही हार जीत का भाव। लेकिन मोहन जब खुश हुआ तो उस खुशी में कोई हार जीत का भाव नहीं था कि देख तू तो लोहार होकर के भी नहीं बना पाया, मैंने बना दिया। ऐसा कोई अहंकार नहीं था, ऐसी कोई होड़ नहीं थी, कोई स्पर्धा नहीं करी उसने, कोई मोहन से कंपटीशन नहीं किया, धनराम से कंपटीशन नहीं किया। वो धनराम से कंपटीशन नहीं कर रहा था, वो तो बस ऐसे ही उसको देख रहा था, उसको लगा मैं भी कर सकता हूँ, हाथ से लिया, दोस्त था और उसने बना दिया। और जब उसने उसकी तारीफ की तो बहुत खुश हुआ। और उसके भाव कोई हार जीत का भाव नहीं, कोई अहंकार का भाव नहीं, किसी प्रतियोगिता का भाव नहीं था। बस उसकी आंखों में अपने काम को करने की और काम में सफल होने की चमक थी उसकी आंखों में। यही ये कहानी का अंत है और यही इसका क्लाइमैक्स है। गलता लोहा, एक लोहा जो था वो भी गल करके नया आकार ले रहा था। मतलब एक इतना दिमाग वाला आदमी, इतना प्रतिभाशाली बच्चा जो था, आज फिर उसे अपने मनपसंद कोई काम करने को मिला और आज वो कितना खुश है। किसी जाति, धर्म, भेद भाव, दोस्ती उसने कुछ नहीं सोचा। तो बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी कहानी, गलता लोहा, राजेश जोशी जी की लिखी हुई, शेखर जोशी जी की लिखी हुई। और शेखर जोशी की ये बहुत अच्छी कहानियों में से, प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। नाम याद रखेंगे, शेखर जोशी, गलता लोहा पाठ का नाम है। और आपको ये कहानी 2-3 उद्देश्यों को लेकर के बताई गई है कि परिस्थितियाँ किसके साथ क्या होंगी ये कह नहीं सकते। किसी को हम ये कह दें कि अरे ये तो गधा है, इसको कुछ नहीं आता, हो सकता है उसकी परिस्थिति उसको अलाउ ना करती हो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो। और कहते हैं बच्चों, हर बच्चे में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, केवल ज़रूरत है उस हुनर को पहचानने की और उसको अवसर देने की। वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए टीचर्स जो है वो हर बच्चे को मौका देते हैं कि आप आओ और आगे बढ़ो। अगर आप पढ़ाई में नंबर नहीं ला पाते तो हो सकता है आप किसी और में बहुत अच्छे हो। कोई बच्चा किसी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, बाकी सब में बेकार हो। तो हर बच्चे के पास एक हुनर होता है जिसको कि डेवलप करने का काम शिक्षकों का और पेरेंट्स का होता है। और ये जो धर्म जाति का विभाजन है, ये हमारे समाज की विडंबना है जिससे हमें धीरे धीरे हटना है। और आज के बच्चे इन सबको नहीं मानते। आजकल हमारे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। वो अपनी दोस्ती जाति पात देख करके नहीं करते, वो दोस्ती करते हैं जहाँ रिश्ता बराबर का हो। मैं तुम्हें प्रेम दूँ, तुम मुझे प्रेम दो, तभी दोस्ती निभती है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।